हेलो बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका नया पार्ट है। पहली वीडियोस को भी हमने काफ़ी अच्छे से एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया है। अब टास्क धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड होगा, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से अगर वीडियो को देखोगे तो क्लियरिटी भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुछ काम की बातें हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। एंगल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है बच्चों। उनका पहली एक्सरसाइज में काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें थी जो हमने पढ़ा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसके बाद हमने जो रेडियन वाला मेजरमेंट है बच्चों, डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में, वो चेंज करना सीख लिया है। ठीक है, अब ज़रा इस सर्कल के बारे में समझिए। ये बहुत ही काम की चीज़ है। जिसने इस सर्कल को सही से समझ लिया, बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ आपके 10th क्लास पे। देखो भाई, 10th क्लास में एक मैंने ट्रायंगल बनाना है। ये रहा मेरा ट्रायंगल। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। अगर मैं इस एंगल को थीटा लिख दूं, ठीक है, और ये 90 डिग्री एंगल है बच्चों, तो इसका नाम मैंने लिख दिया ABC। ओके, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, मैंने हाइपोटेनियस को सपोज 1 मान लिया। हाइपोटेनियस मुझे पता है। अब मुझे परपेंडिकुलर और बेस निकालने हैं। और अगर मुझे इस थीटा एंगल का भी पता चल जाए, तो परपेंडिकुलर और बेस निकालने के लिए बच्चों, सबसे पहले अगर मैं परपेंडिकुलर निकालना चाहूँ, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद और नीचे हर हर भोले। ठीक है, अब जो ये साइन जो है, ये साइन होता है ना, हमें सबको पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन बनाता है। हाइपोटेनियस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो हम लगाएंगे यहाँ साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस में बच्चों आपको परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस पता है 1 है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो गया आपका ओनली p/1। तो जो परपेंडिकुलर है, इट मीन जो BC है, जो BC है वो आ गया सीधा सीधा बच्चों साइन थीटा। साइन थीटा, बात को समझना। अब आप थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा। जैसे ही आप थीटा यहाँ रखोगे, परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें बेस निकालना है AB, तो इसके लिए हम cos थीटा यूज़ करेंगे बच्चों। cos थीटा, cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमें पता ही है 1 है, तो बेस हमें सीधा मिल गया, बेस मतलब AB। AB का वैल्यू मिल गया बच्चों हमें cos थीटा, मतलब जो बेस है वो cos थीटा के बराबर है, और जो परपेंडिकुलर है वो साइन थीटा के बराबर है। थीटा को रखिए और वैल्यू को निकालिए। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस सर्कल के बारे में कि ये सर्कल है क्या, ज़रा समझना। ये जो सर्कल है, ये सर्कल एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, जिसकी रेडियस कितनी है? 1 यूनिट। एक यूनिट रेडियस का हमने सर्कल बनाया बच्चों। इसे यहां भी समझो एक बार। ये सर्कल है जिसकी रेडियस है 1 यूनिट। ठीक है, मैं इसे 4 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं। 1 2 हो गए और ये हो गए 4 पार्ट्स। ठीक है, अब बच्चे सेंटर है, रेडियस है 1 यूनिट। इसको मैं A लिख देता हूं, इसको मैं B लिख देता हूं, इसको मैं C, और ये मेरा हो गया D। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान से आप ही बताओ पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पॉइंट A के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों, क्योंकि रेडियस 1 है, जहां पॉइंट ये A है, इस A पे Y तो है नहीं, सिर्फ X है, तो इसकी वैल्यू हुई 1,0। जरा समझना ध्यान से। B की वैल्यू क्या होगी? B पॉइंट पे X नहीं है, तो 0,1। ठीक है, देखो 1 A से B तक आने में हमने 90 डिग्री चला, ध्यान दो। अब B से C पे आने में हमने फिर 90 चला, मतलब 180 डिग्री। C पॉइंट जो है A के हिसाब से 180 एंगल पे है। C पॉइंट के वैल्यू क्या होंगे बच्चों? -1,0। क्यों होंगे भाई? क्योंकि ये जब सेंटर है, ओरिजिन है ये O, तो ये -1 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों D पॉइंट की वैल्यू होंगी, यहाँ Y है तो 0,-1। ठीक है, अब बड़े ही ध्यान से समझो। मैंने एक वैल्यू लिया, एक पॉइंट लिया P, सपोज करो ये है मेरा एक पॉइंट P। पॉइंट P का X से और Y से कोई डिस्टेंस तो होगा, पॉइंट P का X और Y से कोई डिस्टेंस तो होगा। तो ये मैंने
x डिस्टेंस ले लिया और ये मेरा y डिस्टेंस हो गया इधर वाला, ठीक है, ये वाला मेरा y डिस्टेंस है। अब इस पॉइंट P को निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया, देखो OP, ठीक है, OP ट्रायंगल बन गया मेरा। अब पॉइंट P के वैल्यू रफली अगर मैं बताऊं XY है, इस XY को हमें निकालना है। XY को निकालने के लिए बच्चों एक चीज समझो, X क्या है, देखो X है हमारा बेस, ठीक है, और बेस मैंने तुम्हें अभी समझाया, बेस कैसे निकलता है, बेस निकलता है कोस थीटा से, और जो y है वो है परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है देखो ये वाला वैल्यू, ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, वो निकलेगा बच्चों साइन थीटा से। तो पॉइंट P के लिए जो पहला वैल्यू x है वो बेस है, देखो ये बेस है x और ये y है परपेंडिकुलर, तो x कैसे निकलेगा, बेस कैसे निकल रहा है कोस थीटा से, और y कैसे निकल रहा है साइन थीटा से परपेंडिकुलर। मतलब पॉइंट P को अगर मैं देखूं बच्चों, तो पॉइंट P क्या हुआ, पॉइंट P हुआ कोस थीटा कॉमा साइन थीटा, बात को समझना, पॉइंट P हुआ कोस थीटा और साइन थीटा, थीटा का जो भी वैल्यू होगा, थीटा का जो भी वैल्यू होगा पॉइंट P हमें मिल जाएगा। अब आते हैं कहानी में वापस। अब मैंने क्या किया बच्चों, इस पॉइंट P को यहां से हटा के इस A के ऊपर लेके आ गया, थीटा को चेंज कर रहे हैं। मैंने इस पॉइंट को हटा रहे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले समझाने के लिए। मैंने इस पॉइंट P को यहां से हटा के ना, इस पॉइंट P को खिसका के मैं A के ऊपर ले आया, तो ये हो गया मेरा पॉइंट A, आई मीन P A के ऊपर आ गया बच्चों। जब ये एंगल देखो यहाँ पे समझो, जब ये यहाँ था तो एंगल था थीटा, इसका कोई वैल्यू होगा 30, 15, 20 वट एवर। अब जब ये P यहाँ से उठ के A के ऊपर आ गया, तो बच्चों एंगल तो जीरो हो गया, क्योंकि लाइन कोइंसिडेंट हो गई, एंगल हो गया जीरो। तो P पॉइंट के लिए अगर हमें कोस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि पॉइंट तो P कोस थीटा और साइन थीटा है, अब ये P यहाँ भी कोस थीटा और साइन थीटा है, तो अब मैं अगर उस वैल्यू को निकालूं तो समझना बहुत ध्यान से, पॉइंट P थीटा कितना है जीरो, और पहली वैल्यू किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये 1 है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है कोस को, क्योंकि x क्या है बेस है, बेस है, अभी मैंने तुम्हें बताया जो पहली वैल्यू है वो बेस है, ठीक है, अभी समझाया था ना पहले। तो पहला जो वैल्यू है वो कोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वैल्यू साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल कितना है जीरो। तो अब आप देखो कोस जीरो, अब ये आपको 10th क्लास में पता है, कोस जीरो क्या होता है 1, और साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो होता है जीरो, साइन जीरो होता है जीरो, इसीलिए पॉइंट ए की जो वैल्यू हुई वो हुई 1,0, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट पी को उठा के बी पे ले जा रहा हूं। अब आप ध्यान से देखो, जो पॉइंट बी पी यहां से हटके इस पॉइंट पी बी के ऊपर आ गया, मतलब अब ये पॉइंट पी यहां आ गया, तो एंगल कितना हुआ इनके बीच में 90 डिग्री, ठीक है, एंगल हुआ 90 डिग्री। पहली वैल्यू हमेशा कोस को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी वैल्यू साइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ध्यान दो। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, और साइन 90 जो पहली वैल्यू है, साइन 90 भी तो जीरो ही होता है, और सॉरी कोस 90 भी तो जीरो ही होता है, और साइन 91 होता है, तो देखो ये वैल्यू उसी से मैच कर रही है। ऐसे ही जब हम 180 डिग्री जाएंगे, अब यहां से जीरो से हटा के इधर आ गए 180 डिग्री, जब हम 180 डिग्री चले तो हम पॉइंट सी पे आ गए, पॉइंट सी के लिए 180। अब ये वैल्यू जो मैंने लिखी थी -1,0, ये तो मैंने 1 यूनिट रेडियस के हिसाब से लिखी थी, ये एग्जैक्ट मैच कर रही है साइन और कोस से भी। कोस 180 पहली वैल्यू कोस को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहां तक आने में कोस एंगल कितना चेंज हुआ 0 से 180, तो इसीलिए कोस 180 कितना होता है जीरो -1, और साइन 180 0। अब इस ए को उठा के यहां से आप इधर ले आओ 270 डिग्री, 270 के लिए भी ये वैल्यू मैं पहले लिख चुका हूं 0,-1, क्योंकि हमने 1 यूनिट रेडियस के हिसाब से काम किया है। पहली वैल्यू कोस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कोस 270 कितना होता है जीरो, साइन 270 -1। अब वापस जब एक पूरी साइकिल बच्चों कंप्लीट हो जाएगी, वापस यहां पे आ जाएंगे हम, तो 360 हो गया। तो ये जो पॉइंट P या A है, ये जो पॉइंट P या A है,
इसे या तो आप पूरा 360 बोल सकते हो या इसे 0 बोल सकते हो। 0 का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, 360 का मतलब एक कंप्लीट राउंड है वही। तो 360, अब बात करें अगर 360 की, तो पहला वैल्यू फिर से कोस ही है, तो कोस 360 1 और साइन 360 0। ये वैल्यू देखो ऐसे याद रखना आप। तो हमने क्या किया बेसिकली, इसमें एक यूनिट लेंथ का एक सर्कल बनाया। अब जल्दी से इसे कंक्लूड कर दो। देखो इसे आप अच्छे से लर्न कर लेना, अगर इस सर्कल अच्छे से लर्न है ना तो तुम्हें बड़ी हेल्प मिलेगी बच्चों करने की। एक सर्कल बनाया छोटा सा, ध्यान से देखो, और इसमें बस ये रट लो इसे। ये सर्कल है और 4 वैल्यूज हमने, 1 यूनिट रेडियस है इसकी, इसको हमने 4 पार्ट में ब्रेक किया 90 से लेके 360 तक। अब इसकी रेडियस ही जब 1 यूनिट है बच्चों, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,0। ठीक है, और पहला वैल्यू कोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉइंट ए के लिए ना 0 डिग्री एंगल है, कि जब ये पॉइंट ए इसी के साथ है तो 0 डिग्री एंगल है। तो कोस 0, पहला वैल्यू कोस 0, दूसरा वैल्यू साइन 0, कोस 0 1, साइन 0 0। फिर 90 डिग्री मूव कर जाओ, इस पॉइंट ए को उठा के यहाँ ले आओ, ये पॉइंट सपोज करो ए हो गया, तो अब एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, यहाँ y तो है नहीं, सॉरी x तो है नहीं, y है, तो x कितना है यहाँ 0 और y कितना है 1। पहला वैल्यू कोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल कितना है 90, कोस 90। देखो कोस 90 क्या होता है 0, तो याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे याद हो जाएगा, कोस 90 0, ये क्या है साइन, साइन 90 1। अब तीसरा वैल्यू देखो -1,0, और ये एंगल कितना है, एंगल है ये आपका 180, तो कोस 180 -1, साइन 180 0। फिर एंगल हो गया 270, 270 के लिए वैल्यू कितनी होगी 0, -1, क्योंकि 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है। 270 कोस 270 होता है 0, साइन 270 होता है -1। भाई याद नहीं करना, इसे सर्कल को याद कर लो, बस हो गया याद। ऐसी 360 आ जाओ, 360 या तो 0 डिग्री या फिर 360 सेम वैल्यू है, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। बात समझ में आई, ये था कॉन्सेप्ट सर्कल का। अब यही यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसको समझाया था। ये जो वैल्यूज हैं मैंने तुम्हें इसको समझाया बच्चों, ये a, b मतलब वैल्यूज हैं, उस तरीके से निकाला है हमने। 1,0 कैसे आया, हमने 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिया, यहाँ पे 1 यूनिट रेडियस का सर्कल लिया हमने, और फिर उस वैल्यूज को हमने फाइंड किया, निकाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्लियर हुआ। अब आगे चलेंगे बच्चों, इसमें जरा ध्यान दीजिए, कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें जरा समझने की कोशिश करना। चीज़ें बहुत इजी हैं, समझनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अभी ये जो सर्कल हमने किया, इस सर्कल के लिए थोड़ी सी और काम की बातें हैं, ये आप समझ लो एक बार और। मैंने ये सर्कल बनाया भाई, फिर से समझो इसे। इस सर्कल में बच्चों 4 वैल्यू तो हमें समझ में आ गई हैं। देखो भाई, ये है आपका 1,0, ये है आपका -1,0, और ये है आपका 0, -1। पहली वैल्यू हमेशा कोस को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी वैल्यू हमेशा साइन को रिप्रेजेंट करेगी, याद रखना बस इतनी सी बात। ये हो गया आपका बच्चों 0,1। ठीक है, पहली वैल्यू कोस को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आप एक चीज बताओ, साइन के लिए अगर मैं बात करूँ तो बच्चों साइन 0 कहाँ है, जरा ध्यान से देखो। एक तो साइन यहाँ 0 है, क्योंकि सेकंड वैल्यू साइन है, सेकंड वैल्यू साइन है। साइन एक तो यहाँ 0 है सेकंड वैल्यू, एक सेकंड वैल्यू यहाँ है। साइन या तो 0 पे 0 है या 180 पे 0 है, मतलब 0 के बाद जैसे ही हम 180 चले वो 0 हो गया। अब यहां से फिर 180 चलो, वापस इधर पहुंच गए, फिर 0 हो गया। फिर 180 चलो, फिर 0 हो गया। फिर 180 चलो, फिर 0 हो गया। जैसे ही आप 180 का साइकिल चल रहे हो, आपका बच्चों साइन क्या हो रहा है 0 हो रहा है। 180 को हम क्या कहते हैं पाई। इट मीन्स हर पाई के इंटरवल में आपका साइन 0 हो रहा है। देखो साइन 0 0, तो ऐसे समझो, अगर साइन एक्स 0 है तो ये x क्या है, एंगल है, इसे थीटा मान लो या x मान लो, तो x क्या हो सकता है भाई, x, ध्यान दो, x क्या हो सकता है
एक्स 0 डिग्री भी हो सकता है, 0 के बाद 180, 180 को बच्चों पाई कहते हैं, पाई भी हो सकता है, फिर 180 मूव करो 2 पाई, 3 पाई, मतलब इन सब पे ये 0 है क्योंकि साइकिल पूरी हो रही है उसकी, पाई साइकिल पे वो आपका 0 हो रहा है। ये तो हुआ। अब अगर मैं देखो, अब तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव लेने हैं। अगर मैं अच्छा 0 से राइट में मूव करूँ तो क्लॉकवाइज करेंगे मूव, तो क्लॉकवाइज में एंगल निगेटिव होता है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था, इसलिए कहता हूँ पहली वीडियो को ध्यान से देखो, नोटबुक अपने हाथ में रखा करो। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। जो अब ये कंफ्यूज होंगे कि राइट में कैसे, तो बच्चों क्लॉकवाइज में एंगल निगेटिव होता है, बात सेम है। मैं 0 से अगर क्लॉकवाइज 180 चलूंगा तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, मतलब पाई के सारे मल्टीपल पे ये क्या है, 0 हो रहा है। इट मीन्स यहां से एक कंक्लूड हमें मिल रहा है, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है तो x क्या हो सकता है, फाइनल समझना, x इज इक्वल टू एन पाई। अब ये n क्या है बच्चों, n है आपका इंटीजर, n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, मतलब इंटीजर। इंटीजर माइनस और प्लस दोनों होते हैं। आप देखो कोई भी इंटीजर रखो n पाई में, n को अगर आप 0 रखोगे तो 0 रखने से क्या होगा, 0, तो मैंने पहले ही बता दिया 0 पे 0 है। n को 1 रखो, 1 रखने से क्या आ रहा है, पाई, तो मैंने देखो पहले ही बता दिया पाई पे वो 0 है। आप -1 रखो, -1 रखने से आएगा माइनस पाई, मैं पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। मीन्स ये सारी वैल्यू के लिए आपका साइन 0 हो जाएगा जहां भी n पाई आएगा। ठीक है, जहां भी n पाई आएगा वहां बच्चों आपका कोस साइन 0 होने वाला है। तो कंक्लूड करने के लिए अब ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर साइन x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू एन पाई, ये याद होना चाहिए आपको। अब सिर्फ साइन 0 0 नहीं है, अब साइन बहुत जगह 0 है क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो रही है, बात समझ रहे हो, वहां वो 0 है। तो साइन x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, समझ में आ गई बात साइन की। चलो अब मैं तुम्हें कोस के बारे में समझाता हूँ, कोस में कैसे हो रहा है। कोस भी 0 हमें यहाँ दिख रहा है, तो कोस को जरा ध्यान से समझना, ये भी ऐसे ही है। ये दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी भाई, साइन अपॉन कोस टेन होता है, इन्हीं से सारे निकल जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम कोस की। अगर कोस x 0 है, अगर कोस x 0 है तो x क्या हो सकता है, जरा देखो ध्यान से। 0 कहाँ है कोस, कोस देखो 90 पे जाके 0 है, और बच्चों 90 को कहते हैं पाई बाई 2। अब 90 के बाद कोस कहाँ 0 है, पहली वैल्यू कोस है, 90 पे 0 है, या 90 के बाद 180 पे 0 है, मतलब 90 में प्लस पाई और कर दो, प्लस पाई 90 से स्टार्ट होगा ये, और 90 के बाद जैसे ही प्लस पाई करोगे तो भी 0 होगा, फिर पाई करोगे फिर 0 होगा, मतलब 90 प्लस पाई प्लस पाई प्लस पाई पे ये 0 हो रहा है। बात समझ में आ रही, चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो। अब ये जो 1/2 है, पाई का मतलब पाई तो अपनी जगह है, 1/2 आ गया। देखो वहां क्या था, वहां तो इंटीजर कुछ भी रख लो आप, यहां पे आप कुछ भी नहीं रख पा रहे, यहां पे हो रहा है 1/2, देखो पाई बाई टू के बाद पाई ऐड करके कितना बनेगा, ये एलसीएम लो, 3 पाई बाई 2। इट मीन्स देखो 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, क्योंकि 3 पाई बाई 2 में पाई ऐड करो कितना बनेगा, तो 5, पाई बाई 2 सब में है, तो इट मीन्स ये बने ओड नंबर। देखो 1 3 5 7 सारे के सारे ओड मल्टीपल। ओड नंबर कैसे बनते हैं, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। देखो इवन नंबर और ओड नंबर इवन नंबर बनता है बच्चों 2n से। ठीक है, ये हो गया इवन, एन कुछ भी रखो इवन ही बनेगा क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एग्जैक्ट तरीका है, 10th में हम मान लेते थे लेट एक्स बी इवन नंबर। अगर इवन नंबर बनाना है ना तो 2n। ओड नंबर कैसे बनता है, इसमें +1 ऐड करो, 2n से कंफर्म है कि ये इवन होगा, और जब आप इसमें +1 ऐड करोगे तो डेफिनेटली इट विल बिकम ओड नंबर। तो ये सारे ओड नंबर बनाने का तरीका है 2n+1। तो 2n+1, 2n+1, और सब में क्या है पाई बाई 2,
सब में पाई बाई 2 है। देखो पाई बाई 2 प्लस ये, तो कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है हमारा ये, x क्या हो रहा था, x हो रहा था पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ऐसे निगेटिव में माइनस के 3 पाई बाई 2, माइनस के 5, क्योंकि आप क्लॉक वाइज भी तो चल सकते हो, एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे ये जीरो हो रहा है। अब देखो n का वैल्यू मैं तुम्हें डाल के दिखाता हूँ। n को सपोज करो मैंने इंटीजर, यहाँ n क्या है, n बिलोंग्स टू z, इंटीजर वैल्यू, n को जीरो रखते हैं। अगर मैंने n को जीरो रखा तो देखो बच्चों 2n जीरो हो गया, 2n जीरो हो गया तो खत्म, 1 बचा, 1 को मल्टीप्लाई करके आएगा पाई बाई 2। तो देखो पाई बाई 2 कितना होता है 90, कोस 90 जीरो आया कि नहीं आया। ठीक है, और रखते हैं n को 1 रख के देखो, जब आप 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 2 3 आ गया, 3 पाई बाई 2, ये रहा देखो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कितना हुआ, एक राउंड कंप्लीट, यहाँ पे आगे 270 पे, तो ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वेल डिफाइंड प्रूव्ड फार्मूले हैं, कैसे आए वो मैंने तुम्हें समझाया। तो अगर कोस एक्स जीरो है तो एक्स क्या होगा बच्चों, अब ये आपको रिजल्ट याद रखने हैं। तो कोस एक्स अगर जीरो है तो एक्स होगा भाई, कोस एक्स अगर जीरो है तो एक्स होगा 2n+1 और पाई बाई 2, ये ओड नंबर के लिए। n क्या है, n इंटीजर है। तो हमें साइन का भी पता चल गया कि साइन कहाँ जीरो है, कोस भी पता चल गया कोस कहाँ जीरो है। अब जो बाकी के हैं ये इन्हीं पे डिपेंड है भाई। कोसक क्या होता है, कोसक कहाँ जीरो होगा, कोसक के लिए अगर हमें डिफाइन करना है इसका वैल्यू, तो कोसक होता है 1/sin x। तो कोसक किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, बट एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों कोसक होता है 1/sin, जहां पे साइन जीरो हुआ तो नीचे कितना बन जाएगा जीरो, और नीचे अगर जीरो बन गया डिनोमिनेटर में तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। चैप्टर नंबर 2 में मैंने समझाया था तुम्हें, नीचे अगर जीरो आ गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि नीचे जीरो ना बने। अब ये कैसे पता चलेगा भाई नीचे कब जीरो बनेगा, तो उसी के लिए तो समझाया तुम्हें मैंने, साइन और कॉस। नीचे साइन है तो आप बता दो भैया एक्स जो है ना ये एन पाई नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी ये एन पाई बना, क्योंकि हमें पता है एन पाई के लिए साइन जीरो बनता है, तो जब भी ये एन पाई बनेगा वो जीरो बनेगा। तो हमें ये बताना है कि दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल नंबर बट एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, एन पाई नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। सेक क्या हो, सेक होता है 1/कोस, तो कोस हमें पता है अब जीरो बनता है, कोस इस कंडीशन में जीरो बन जाएगा, ये जो अभी सीखी है। तो इसमें आप लिख दो भाई कि x नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, ये मत रख देना। ये कंडीशन अगर बन गई ना नीचे, ये तुम्हें याद रखने हैं बस, और बहुत इजी है। ये पूछता भी है तो ये बता देना, रखवा कोई नहीं रहा आपसे ये, पर हमें कंडीशन का पता होना चाहिए। 10 पे आ जाओ, 10 होता है साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, तो साइन से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर में, हमें डिनोमिनेटर से दिक्कत है। तो 10 के लिए कंडीशन क्या हुई कि x नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, क्योंकि जैसे ही ये हुआ नीचे जीरो बन जाएगा, और नीचे जीरो बना तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। गेटिंग माई पॉइंट। ऐसी कोट पे आ जाओ, कोट होता है कोस अपॉन साइन, तो कोस अपॉन साइन में अब साइन नीचे आ गया, जो भी डिनोमिनेटर है हमें उस पर फोकस करना है, हमारा डिनोमिनेटर जीरो ना बन जाए बस। तो यहां पे हम लिखेंगे x नॉट इक्वल टू एन पाई, भाई ये एन पाई नहीं होना चाहिए। तो देखो हम कितना आसानी से कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं, बस हमें सीखना था साइन कहाँ जीरो हो रहा है और कोस कहाँ जीरो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इन चीजों को डिफाइन कर पा रहे हैं अच्छे से। ये टिग्नोमेट्री टेबल आपको बच्चों बहुत आसानी से 90 तक तो सबको याद थी, है 45 60 90 यहाँ तक तो आपने 10th क्लास में सीखी थी। अब अगर मैं कहूँ पाई, देखो पाई का वैल्यू याद करना है भाई, सिंपल सी बात है बच्चों, वैल्यू याद ही नहीं करना पड़ेगा तुम्हें अगर ये सर्कल पता है। मैंने अभी सीखा ना सर्कल, देखो चलो आते हैं। देखो उसने कहा कि कोस पाई, चलो कोस पाई तो सर्कल में सीधा सीधा ये रहा, देखो -1,0 पहली वैल्यू होती है -1। ठीक है, कोस ये रहा देखो, कोस पाई -1, साइन पाई 0। अब tan कैसे निकालें सर, अबे tan क्या होता है साइन बाई कोस। अगर ये tan निकालना है, tan पाई निकालना है, चलो हमें निकालना है tan पाई, tan पाई, tan पाई क्या होता है साइन पाई बाई कोस पाई, साइन और कोस, साइन पाई कितना हो रहा है हमें पता है अभी, देखो साइन पाई 0 है, ऊपर 0 आया नीचे 1 -1 आ गया, तो आंसर तो 0 ही आएगा ना, तो इसलिए tan पाई 0 हो गया। तो अगर आपको साइन और कोस पता है और वो इस सर्कल से आ गए, रट लो सर्कल का वैल्यू 90 से 360 तक, बस साइन बाई कोस 10 होता है, कोई भी वैल्यू निकाल लोगे आप अच्छे से। समझ रहे हो बात,
ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक और है, द वैल्यू ऑफ कोस, सेक, कोट, ठीक है, एंड रेसिप्रोकल, इनकी वैल्यूज अगर हमें निकालनी है, इनके साइन अगर देखने हैं हमें, तो भाई एक बात बड़ी सिंपल से समझो बच्चों। देखो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। कैसे? देखो ये जो ए बी है, ए बी यहाँ पे बच्चों x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इसलिए a भी पॉजिटिव। तो यहाँ साइन और कोस दोनों पॉजिटिव हैं। जब साइन और कोस ही पॉजिटिव हैं, देखो साइन और कोस से ही तो बच्चों सारे बनते हैं, साइन और कोस। अगर आपको कोट निकालना है तो कोट वैल्यू क्या होगा? कोस बाई साइन। तो जब साइन पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव, तो कोट पॉजिटिव। सेक पॉजिटिव, क्योंकि 1 कोस आ जाएगा, कोस पॉजिटिव। तो पहले जो आपका सर्कल में जो पहला क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं पॉजिटिव। बात समझ में आई? सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? देखो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो इसका वैल्यू देखो ना -1। तो ये जो वैल्यू है ये है -a, b। इसमें कोस नेगेटिव है। जब कोस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो इसमें साइन और कोसक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसक तो पॉजिटिव होते हैं। देखो मैं इसको तुम्हें और यहाँ पे समझा देता हूँ। ये आपका सर्कल, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसको ऐसे याद रखना, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। ऑल, ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव। इसको ऐसे याद रखो, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। ऐड मतलब ऑल, शुगर मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसक। तो यहाँ साइन और कोसक। टू मतलब 10 और 10 का रेसिप्रोकल होता है कोट, ये पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। कॉफी, कोस, कोस एंड सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। जो मैंने लिखे हैं ये इसमें पॉजिटिव होते हैं। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसक पॉजिटिव, तीसरे में देखो तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों जो वैल्यू है ना, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों निगेटिव हैं। जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसमें ए भी निगेटिव है और -b है, दोनों ही निगेटिव है। जब साइन और कोस दोनों ही निगेटिव हैं तो tan क्या बनता है बच्चों? tan होता है साइन अपॉन कोस, tan होता है साइन अपॉन कोस, ठीक है। जब साइन भी निगेटिव है, कोस भी निगेटिव है, तो निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा और tan पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसे ही कोट पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होते हैं। बचा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव है और x होता है आपका कोस, पहला वैल्यू। देखो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो इसमें x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ठीक है। तो a, -b, इसमें आपका पॉजिटिव ही है, कोस पॉजिटिव है। बात समझ में आई? तो ये हो गया। अब दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बच्चों बहुत ध्यान से समझना ये चीजें। कोस के साथ अगर कोई एंगल में माइनस का साइन है, कोस के साथ अगर कोई माइनस का साइन है तो वो हट जाता है, और साइन के साथ अगर कोई एंगल में माइनस का साइन है तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है। साइन के साथ अगर कोई माइनस का साइन है तो वो बाहर आ जाता है, कोस के साथ वो साइन हट जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बात करें कोस निगेटिव, कहाँ देखो, अगर ये कोस निगेटिव है, निगेटिव एंगल हम मेजर कर रहे हैं, तो निगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस ऑलरेडी पॉजिटिव होता ही है। अगर हम निगेटिव एंगल मेजर करें यहाँ से, तो निगेटिव एंगल तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव ही होता है। तो जब वो पॉजिटिव है ही उसमें, तो उसका निगेटिव साइन हट जाएगा, ठीक है। और बाकी सब में जैसे साइन है, साइन का तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता ही नहीं है। जब साइन होता ही नहीं है तो वो निगेटिव ही होगा, इसलिए उसका एंगल अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो साइन का जो नेगेटिव एंगल है वो बाहर आएगा, कोस का जो नेगेटिव एंगल है वो हट जाएगा, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में कोस पॉजिटिव होगा। अब इन्हीं से बाकी सब आ जाते हैं बच्चों। अगर कोस पॉजिटिव है, या ऐसे याद कर लो, कोस का जो नेगेटिव साइन है वो हट जाता है। जब कोस का नेगेटिव साइन हट जाएगा तो कोस का रेसिप्रोकल कौन है? सेक। तो बच्चों सेक का नेगेटिव साइन भी
हट जाएगा, ये ध्यान रखना। कोस और सेक का नेगेटिव साइन हट जाता है, बाकी सबके बाहर आ जाएंगे क्योंकि बाकी सब में साइन है। ठीक है, जब साइन का ही बाहर आ रहा है, जैसे मैंने बात की टेन, देखो टेन है, टेन के साथ माइनस है, तो भाई टेन को मैंने ब्रेक किया साइन अपॉन कोस में। देखो साइन माइनस थीटा और कोस माइनस थीटा, और मैंने बताया कोस का तो माइनस हट गया, कोस का माइनस हट गया, साइन का बाहर आ गया, तो टेन में भी तो बाहर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इसलिए इस चीज को याद रखो, साइन का माइनस बाहर आ जाता है और कोस का माइनस हट जाता है, और इन्हीं से बाकी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साइन बन जाते हैं। ठीक है, कोट का करना है तो कोट होता है कोस अपॉन साइन, कोस का हटेगा साइन का बाहर आ जाएगा, फिर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। ये हमारा था डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें बच्चों, डोमेन वो वैल्यू होती है जो आप रख सकते हो, डोमेन होती है वो वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइन करे, रियल वैल्यू बनी रहे। डोमेन का बहुत इशू होता है, मैंने ये चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। कोई भी, जैसे आपका एक फंक्शन है 1/x, तो यहाँ x को आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि x अगर 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसलिए डोमेन को रखना, जो वैल्यू को रखना है वो बड़ा ध्यान से रखा जाता है। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर हम बात करें भैया इसका, जैसे पहले साइन की ही बात कर लें, तो साइन में आप कुछ भी रख लो भाई, कोई भी रियल वैल्यू रख लो, क्योंकि रहेगा इसी में 100, 200, 300, बस ज़्यादा से ज़्यादा राउंड लगते चले जाएंगे। ठीक है, यही तो होगा। तो समझो जरा, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब जो आंसर आ रहा है, अगर हम बात करें ना रेंज की, साइन का जो आंसर आ रहा है और कोस का जो आंसर आ रहा है वो फिक्स है। साइन का आंसर 1 और -1 से ज़्यादा आया ही नहीं। देखो इन सर्कल में देखो आप, मैक्सिमम -1 है और मिनिमम -1 है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, तो इससे ज़्यादा हो ही नहीं रहा। साइन और कोस का वैल्यू भी -1 से 1 की रेंज में है, तो ये रेंज हो गई साइन और कोस की। साइन और कोस की रेंज कितनी हुई? -1 से लेके 1 तक, क्लोज इंटरवल में डाल देते हैं इसको, इससे बाहर इसका वैल्यू नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब बात करें अगर कोसक की, तो कोसक होगा 1/sin, कोसक जो होगा 1/sin होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर डोमेन देखो निकालना है, बहुत ध्यान से समझो बच्चों इस चीज को, डोमेन अगर हमें निकालना है, मेरे को निकालना है साइन का डोमेन, साइन एक्स, एक्स मतलब डोमेन, वैल्यू क्या रखे, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी रख लो, साइन का डोमेन रियल होता है। ऐसे ही कोस, कोस x में x बिलोंग्स टू रियल, कुछ भी वैल्यू रखो। ठीक है, तो साइन और कोस का डोमेन हुआ बच्चों रियल नंबर। ठीक है, अब साइन और कोस का रियल हुआ, अगर मैं बात करूं कोसक की, कोसक x, तो कोसक x का डोमेन रियल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चों कोसक होता है 1/sin, 1/sin। आप x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते जिसमें नीचे 0 बन जाए। अब हमें पता चलना चाहिए 0 बनेगा कहाँ, तो आप यहां बोलोगे भैया x कैन नॉट बी n पाई, क्योंकि n पाई पे ये 0 बनता है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू रियल, आपको बताना है, देखो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, बट रियल माइनस n पाई। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट उसमें n पाई वाली कंडीशन ना आ जाए, तो इसको आप ये लिखो कि x नॉट इक्वल टू n पाई। तो कोई भी रियल नंबर लिख लो, बस n पाई वाली वैल्यू नहीं रखनी है बच्चों, क्योंकि n पाई पे ये 0 बन जाता है। तो इसी से आप बाकी सब भी बता सकते हो। आपको अगर मैं पूछूं भाई सेक का बताओ, तो आप क्या कहोगे? सेक x होता है 1/cos x। ठीक है, cos x के लिए आपको पता ही है, आप लिखो भैया x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। मतलब ये अगर इस कंडीशन को नीचे बनाया गया, देखो आपसे कोई वैल्यू नहीं निकलवा के पूछ रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, बट आपको कंडीशन जरूर पता होनी चाहिए कि नीचे अगर ये कंडीशन बन गई तो नीचे 0 हो जाएगा। तो हम पहले ही अलर्ट कर रहे हैं, आप कोई भी रियल नंबर रख लो एक्सेप्ट दिस कंडीशन।
ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब ये जो टेबल है, इस टेबल को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कैसे ये क्वाड्रेंट में चेंज होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव से पॉजिटिव। और पहले एक छोटा सा जो सर्कल है हमारा, उस सर्कल ने काफ़ी अच्छा कमाल किया हुआ है, उस सर्कल को आप समझो पहले, उस सर्कल से ही आपको ये टेबल समझ में आ जाएगी। देखो भाई, साइन और कोस के बेसिस पे ही सब कुछ है, एक ही सर्कल है बच्चों, समझ गए तो बल्ले बल्ले, अदरवाइज फिर और समझेंगे भाई। चार वैल्यू अब तक तो आपको ये रट गई होंगी भैया, जिसको रट गई है वो मेरे बिना लिखे ही मन में बोल दे। 1,0, ये है आपका 0,1, ये है आपका -1,0, और ये है आपका 0,-1। जरा ध्यान दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसने लिखा है साइन इंक्रीज हो रहा है 0 से 1, बिल्कुल सही बात है। साइन क्या है? सेकंड वैल्यू। देखो सेकंड वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से स्टार्ट हुई, बढ़ती 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 1 तक पहुंच गई, सेकंड वैल्यू साइन है, ठीक है। तो मैं पहले साइन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या हुआ बच्चों? 0 से 1 इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम खुद बताओगे। सेकंड वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रही है? 1 से लेके -1 तक डिक्रीज हो, सॉरी 1 से लेके 0 तक डिक्रीज हो रही है। देखो सेकंड वैल्यू पे ध्यान दो, सेकंड क्वाड्रेंट 1 से लेके 0 तक डिक्रीज, ये रहा 1 से 0 तक डिक्रीज। थर्ड में बताओ सेकंड वैल्यू 0 से लेके -1 तक फिर डिक्रीज, तो 0 से -1 तक फिर डिक्रीज। फोर्थ में क्या हुआ? सेकंड वैल्यू -1 से 0 तक फिर इंक्रीज, यहां इंक्रीज हुआ, ठीक है। ऐसे ही कोस पे आ जाओ। कोस पहले क्वाड्रेंट में देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? पहले 1 था, अब 1 से क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, 0 आ गया। तो पहले क्वाड्रेंट में कोस डिक्रीज हो रहा है, 1 से 0 तक डिक्रीज। सेकंड में पहला वैल्यू कोस है बच्चों, पहला वैल्यू कोस है। सेकंड में क्या हो रहा है? 0 से -1 तक फिर डिक्रीज। देखो 0 से -1 डिक्रीज, अब -1 से 0 तक इंक्रीज, अब ये इंक्रीज हो रहा है -1 से 0 और फिर 0 से 1 तक इंक्रीज। और जब आपको साइन और कोस ही पता चल गया, तो इसके बाद टेन और कोट इसी के बेसिस पे है। इस टेबल को कैसे ये चेंज होता है मैं आपको फिर अच्छे से समझाऊंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इसे आप अच्छे से समझना। वीडियो को ध्यान से अगर आपने देखा है तो क्लियरिटी हुई होगी। अपने हाथ में नोटबुक जरूर रखा करो बच्चों, जिसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है ना, उसका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे, या ग्राफ से भी पहले और जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा, जो मेन है। बहुत इत्मीनान से इस चैप्टर को करेंगे, क्योंकि यही रूट है बस। रूट अगर सही से समझ में आ गया ना, तो मैथ्स फिर इजी है। 12th में नंबर आएंगे 99%, ठीक है, 100, 98, 99 ऐसे नंबर लेके आओगे आप। बस ट्रिग्नोमेट्री को अपना अच्छा कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगते हैं तो कमेंट तो बनता है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइए।